हेलो विद्यार्थियों। एसएसटी ऑनलाइन क्लास कक्षा 10th और कक्षा 8th का जो नया सिलेबस आया है उसमें भी संघीय सरकार के बारे में बताया गया है। संघीय सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें से व्यवस्थापिका को हम 2 ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज हम संघीय सरकार के एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि हमारे देश में संसदीय कार्य प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका संविधान के अनुसार सबसे बड़ी होती है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है संविधान के अनुसार सबसे बड़ी होती है, लेकिन व्यवहार में जो शक्तियां और अधिकार जो प्राप्त हैं वो वास्तविक कार्यपालिका को ही प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम जो संवैधानिक प्रधान होता है कार्यपालिका में, जिसे औपचारिक प्रधान भी कहते हैं, और संवैधानिक और औपचारिक प्रधान जो होता है वो होता है देश का राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहला नागरिक है, सबसे बड़ा है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति उन्हीं कार्यों को करने के लिए बाध्य है जिनकी सिफारिश मंत्रिपरिषद करता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। देश के संवैधानिक प्रधान के निर्वाचन की व्यवस्था जो संविधान में की गई है वो एक प्रक्रिया के तहत की गई है। यानी राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है उसकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति की नियुक्ति में पॉइंट आता है वो आता है योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो, और वह
संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसे कम से कम 20 संसद के सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक विशेष एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संसदीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल को ही मत देने का अधिकार होता है। उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विभिन्न राज्यों की विधानसभा के सदस्य तथा संघीय क्षेत्र के सदस्य भाग लेते हैं। जिस व्यक्ति को अधिक मत प्राप्त होते हैं वह देश का राष्ट्रपति बन जाता है। और जितने भी सदस्य होते हैं उनके मत का मूल्य भी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होता है, जो एक विशेष सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब है हम पढ़ेंगे आगे जो कक्षा 8 और कक्षा 10 दोनों में ही है। चूंकि क्लास 8 का सिलेबस जो बदला है उसमें भी व्यवस्था प्रकार के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की जो कार्य शक्तियां पावर हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की सामान्यकारी या शांतिकालीन शक्तियां। अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसमें सबसे पहले आती है संविधान की धारा 352 के अंतर्गत अगर कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे या
देश के अंदर आंतरिक विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है। नंबर 2, संविधान की धारा 356 के अंतर्गत, संविधान धारा 356 के अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, हम कह सकते हैं कि वह राज्य सरकार शासन चलाने में सक्षम ना हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केवल उसी राज्य में आपातकाल लगा सकता है। कभी कभी भारत के इतिहास में आजादी के बाद देखा गया है कि केंद्र में जो सरकार होती है वो अपने विरोधी दल की जो राज्य में सरकार है उनको बेवजह बर्खास्त कर देती है। हम कह सकते हैं कि कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी किया गया है। और तीसरी आपातकालीन शक्तियों में जो लास्ट में आती है वो है देश की वित्तीय स्थिति अगर खराब हो जाए। कह सकते हैं हम कि अगर भारत में वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति संविधान की धारा 360 के अंतर्गत पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आजादी से लेकर आज तक कभी भी वित्तीय आपात भारत देश में नहीं लगी है। तो बच्चों, हमने आज की जो क्लास है उसमें राष्ट्रपति जो एक संवैधानिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान है, उसके निर्वाचन के बारे में चर्चा की, उसकी जो शक्तियां हैं दो, आपातकालीन और शांतिकालीन, वो बताई। और आपातकालीन शक्तियों का विस्तार से हमने अध्ययन भी किया। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।